नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूएशन वर्सेस प्राइस वैल्यू सेंस से। As seen above, DCF method throws up a number on valuation based on stream of cash flows, their expected timings, and a discount rate. It is a complicated method given the assumptions which go into estimation of future cash flows. Valuation exercise is undertaken to compare the price with the value to arrive at whether a business is overpriced, underpriced, or fairly priced by the market. This helps analysts make their recommendation buy, sell, or hold. Instead of finding absolute valuation of business, we may like to compare what we get and what we pay to arrive at sense of valuation. What we pay is the price and what we get is the earnings and assets of the business. Therefore, we can compare price with earnings and assets so we can get a sense of valuation, not the absolute valuation, but whether something is cheap or expensive. तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी हम किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी डीसीएफ मेथड पे, तो वहाँ पे हमने क्या करा था, वहाँ पर हमने कुछ एजम्पशंस करी थी और उसके बेसिस पे हमने ये पता लगाया था कि एक कंपनी के जो शेयर है उसकी जो इंटेंसिव वैल्यू वो क्या है। ठीक है, तो वैल्यूएशन की मदद से हमें एक सेंस मिल जाता है, मतलब कि उस सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए, बस उसका एक सेंस मिलता है। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूएशन तो हमें मिल ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग मेथड के वहाँ पर अलग अलग अजम्पशंस हैं। ठीक है, तो वैल्यूएशन बस हमें एक प्राइस वैल्यू सेंस देती है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यूएशन देती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स। Dividend yield, price to dividend ratio. Dividends are the profits that the company pays out to its equity holders. Well-managed companies maintain a stable dividend payout to its investors, even while ensuring that the growth prospects of the company are adequately funded by plugging back a portion of the profits. Dividend can be compared with the share price for a sense on cheapness or expensiveness of equities. Popularly known term on this subject is dividend yield, which is defined as dividend yield is equal to dividend per share divided by current price of the stock. तो डिविडेंड यील्ड जो रेशियो है उसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितना ज़्यादा डिविडेंड देती है। ठीक है, अगर डिविडेंड यील्ड अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी है वो ज़्यादा डिविडेंड देती है। अगर मान लीजिए डिविडेंड कम है, ठीक है, तो वो कम डिविडेंड देती है। ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो डिविडेंड यील्ड है वो ज़्यादा है फिर कम है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपनी की जो पीयर कंपनीज हैं, यानी कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, या तो हम उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, या फिर जो इंडस्ट्री का जो डिविडेंड यील्ड है हम उसके साथ कर सकते हैं कंपेयर। तो डिविडेंड यील्ड निकालने का जो फॉर्मूला है वह है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। और बहुत से इन्वेस्टर इसी बेसिस पे ये पता लगाते हैं कि कौन सा शेयर चीप है या फिर कौन सा शेयर वो एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। देखिए, जब मार्केट डाउन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बॉन्ड का जो डिविडेंड यील्ड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट। अभी जो बॉन्ड है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आमतौर पे होते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि जो मार्केट है वो कैसे चल रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है या फिर अप जा रहा है। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको कंपेयर करना है। तो किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो ज़्यादा है फिर कम, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो पीयर कंपनीज हैं या फिर उन्हीं के सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रही हैं उनका जो डिविडेंड यील्ड है आपको उससे कंपेयर करना है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा है तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो कंपनी वो थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि वो डिविडेंड ज़्यादा देती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सी कंपनी क्या करती हैं, अपना जो प्रॉफिट होती है उसको एक्सपेंशन में यूज़ करती हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो माइनिंग कंपनी है, ठीक है, जिनको खुदाई वगैरह करनी है। तो ये ऐसी कंपनीज हैं जिनका ना तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, ना ही फ्यूचर एक्सपेंशन का खर्चा होता है।
ठीक है। तो इनको अगर प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं ये, तो ये अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके अंदर वो प्रॉफिट वो कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन वहीं मान लीजिए अगर कोई आईटी कंपनी है या फिर कोई और कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको एडवर्टीजमेंट में भी खर्चा करना है, या फिर मान लीजिए कोई अगर इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पर फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी वहाँ पर उनको थोड़ा बहुत कैश चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि इन जैसी कंपनीज का जो डिविडेंड यील्ड होता है वो कम होता है। तो अगर किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो कम है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। कम पे आपको देखना जरूरी है कि अगर कम है तो रीज़न क्या है, कम क्यों है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अर्निंग यील्ड, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। When dividend yields are quite low, market analysts to move to earning yields a step higher to consider the investment potential in a stock. Earnings yield may be defined as earnings per share divided by current price of stock. तो जब भी किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अगर कम होता है तो जो इन्वेस्टर है वो एक स्टेप और अहेड जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि कंपनी की जो अर्निंग यील्ड है वो कितनी है, मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी है वो अर्न करने की। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो अर्निंग्स पर शेयर डिवाइड बाय कर देते हैं वो करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। और अगर आपको ईपीएस निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो उससे आपको निकल जाएगा ईपीएस। और इसी का जो रिवर्स होता है उसे हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है करंट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय ईपीएस। तो अब हम ये समझते हैं कि जो हमारा पे रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कहना क्या चाहता है। द पी रेशियो रिप्रेजेंट द वैल्यू placed by the market on each rupee of earnings of the company. It is calculated using the current market price and the historical EPS or forward PE by using the forecasted EPS. Investors may be willing to pay a higher price for the earnings if they expect above average growth in the future or the company is expected to make a turnaround in its performance. तो जो पी रेशियो है वो ये बताता है कि जितना भी हमने मनी लगा रखा है, ठीक है, मार्केट में, उसके पीछे जो हमारी अर्निंग है वो कितनी है, ठीक है। और अगर मान लीजिए पी रेशियो अगर हमारा ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड है। और अगर मान लो पी रेशियो अगर हमारा कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी क्या है, वो अंडर वैल्यूड है, मतलब उसका स्टॉक क्या है, वो अंडर वैल्यूड है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो 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 हमारा पी रेशियो है वो ज़्यादा है फिर कम। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो पीयर ग्रुप है यानी कि उन्हीं के सेक्टर की जो कंपनीज है आप उनसे कंपेयर कीजिए, या फिर उस इंडस्ट्री का जो पे रेशो है आप उससे कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो उस केस में अगर पे रेशो अगर आपको कम आता है तो ये समझ लीजिए कि उस कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। तो अगर किसी कंपनी का पे रेशो अगर कम है तो वो अंडर वैल्यूड मानी जाती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर पे रेशो कम है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड ही है। आपको फिर और अदर फैक्टर भी देखने ज़रूरी हैं कि कंपनी की जो अर्निंग है क्या वो बढ़ रही है फिर घट रही है, और अगर वो बढ़ी है तो फिर वो कैसे बढ़ी है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट है वो अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस वजह से भी जो पे रेशियो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, कभी कभार आपको कम देखने को मिल जाता है। तो सिर्फ पे रेशियो की बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप अपने क्लाइंट को आप एडवाइस दे रहे हैं तो ये गलत होगा। आपको पूरा एनालिसिस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग अलग रेशियोज, जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, कंपनी, इन सब के बारे में आपको पूरी डिटेल नॉलेज होनी ज़रूरी है। और कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि अगर मान लीजिए जो पी रेशियो है वो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसका अगर पी रेशियो कम है तो वो चीप है। तो यहाँ पे कुछ लाइनें जो रह गई हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। ए हाई पी स्टॉक रिलेटेड टू द पीयर ग्रुप numbers and the market P is seen as an expensive stock. A stock that seems expensive on the basis of P multiple calculated on the basis of historic earnings may seem less so on the basis of forward earnings.
Forward PE must be used with caution since a wrong estimation of the earnings may result in a faulty conclusion on the value of the stock. A stock with a relatively low P multiple may be seen as an undervalued stock. However, it is important to analyze if the market has priced the stock lower due to poor quality of earnings. P ratios of all stocks tend to be high in bull market and tend to be low in a bear market. तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन दी गई है वो ये कह रही है कि जो पी रेशो है वो बुल मार्केट में हाई रहती है और जो जो बियर मार्केट है वहाँ पर जो पी रेशो है वो लो रहती है. तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट अगर डाउन चल रहा है तो जो कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं और उसकी वजह से जो उनकी अर्निंग्स है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा. नेक्स्ट यहाँ हमारा टॉपिक है ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो. तो ये जो रेशियो है वो बनाई गई है बाय पीटर लिंच. ये एक वैल्यू इन्वेस्टर है, ठीक है. तो इसे शॉर्ट फॉर्म कहेंगे पीईजी रेशियो. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पी रेशियो है ये उसका एक एडवांस वर्जन है पीजी रेशियो. व्हेन अर्निंग yields are quite low or price to earnings ratios are quite high, analysts to move to growth adjusted earnings yields or growth adjusted price to earnings ratio as a step higher to make investment potential look good. तो जब भी अर्निंग यील्ड्स लो होती हैं या फिर जो हमारी जो पे रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है तो जो एनालिसिस्ट है, ठीक है, वो एक स्टेप और अहेड जाता है. तो वहाँ पर जो पीजी रेशियो है वो उसके बेसिस पे एनालिसिस करता है. तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि देखिए अब जो हमारी पी रेशियो है वो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है. लेकिन पीजी रेशियो में क्या होता है कि हम जो फ्यूचर की जो पीए, ठीक है ना, हम वो निकालने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि हाँ कि कंपनी अभी इस हिसाब से वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और कंपनी की जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो 10% या फिर 12% से होने वाली है. तो यहाँ पर अगर आपको ये रेशियो अगर आपको यूज़ करनी है तो पहले आपको कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है पहले आपको वो अच्छे से समझ लेना चाहिए. P ratio has limitation in identifying an overvalued stock from a company in a high growth phase and an undervalued stock from a fundamentally poor stock. Another valuation ratio, the growth adjusted price to earnings ratio, is useful in identifying if a stock is fairly valued. तो जब हमारी P रेशियो है उसके अंदर एक लिमिटेशन है, ठीक है. मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर वैल्यूड या फिर जो अंडर वैल्यूड जो स्टॉक है हम वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए फिर ये आया है हमारा पीजी रेशियो. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो कंपनी जो ग्रोथ है अब उसके बेसिस पे हम कंपनी जो पी है हम वो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसी के बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेंगे. ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो. तो इसका फॉर्मूला है करंट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर. फिर उसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे ग्रोथ रेट से. अब जो ग्रोथ रेट है वो हमें खुद से ही एज्यूम करनी है. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो पीजी रेशियो है वो पीटर लिंच ने बनाई थी, ठीक है. तो ये एक फंड मैनेजर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर है. He believed that sometimes a high price to earnings ratios could be justified on the foundation of high growth potential in the business. However, he also warned that high growth regime may not continue for a very long time and investors should be cautious for this fact. He stated that as long as PG ratio is less than 1, business may be treated as undervalued. A stock with a P ratio is seen. तो उनका ये कहना है कि अगर PG रेशियो अगर मान लीजिए 1 से कम है, ठीक है, आपने PG रेशियो आपने कैलकुलेट करा और अगर मान लीजिए वो 1 से कम है तो हम ये मानेंगे कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, अदरवाइज वो ओवर वैल्यूड होगा.
For example, if there are two businesses with PE ratios 10 and 25, but with different growth potentials of 7% and 30% for next few years. On the PEG ratio basis, second business, तो यहाँ पे दो कंपनी ली गई हैं, एक का PE रेशियो है 10, एक का 25, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट बिजनेस है, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो है 10%, और यहाँ पे जो दूसरे वाला है उसका हमने एज्यूम करा कि वो है 30%, ठीक है। तो अगर हम इसकी बेसिस पे अगर हम निकालते हैं इनका पीजी रेशो, तो यहाँ पे क्या होगा 25 डिवाइड बाय 30, तो यहाँ पर जो हमारा पीजी रेशियो वो आएगा <1। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सेकंड कंपनी है वो क्या है, वो तो आज के तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज, ये जो चैप्टर नंबर 10 है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यूएशन निकालनी पड़ रही है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी मेथड में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर दीजिए, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बता दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर।